Hello friends, welcome in our channel Official Study by Edison. Today we will study about प्रेमचंद। आज हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद के बारे में हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके द्वारा लिखे गए कहानी को दो बैलों की कथा उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ। बनारस में लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। उनका जो बचपन था अभाव में बीता, इसका मतलब क्या है कि बहुत कठिनाई से बीता था। और जो उनकी शिक्षा थी वो मतलब बीए तक ही हो पाई थी। वो बीए तक ही पढ़ पाए थे, उसके बाद नहीं पढ़ पाए। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। कब? बीए तक की शिक्षा के बाद असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया सरकारी नौकरी को, मतलब सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिर क्या हुआ, और लेखन के कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और मतलब उन्होंने अपने आप को लेखन के कार्य में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। फिर सन 1936 में क्या हुआ, इस महान कथाकार का देहांत हो गया, मतलब कि इनकी डेथ हो गई। कब? सन 1936 में। फिर आते हम प्रेमचंद की कहानियाँ। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी थी या फिर जो मतलब उपन्यास लिखे थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है प्रेमचंद की कहानियाँ जो है वो क्या है, मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है। मानसरोवर जो है वो 8 भाग में संकलित है। इसका मतलब क्या है कि जो मानसरोवर है उसके 8 पार्ट हैं। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कार्यकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये क्या है, उनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के द्वारा। ये सभी सेवा सदन ये सभी दिख रहे हैं, ये क्या है, उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। फिर उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। तो उन्होंने क्या लिखा, पहले तो कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर है। फिर उसके बाद उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें क्या है, ये सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कार्यकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। अब उन्होंने कुछ मतलब पत्रिका संपादन किए हैं जिनका नाम हंस, जागरण, माधुरी आदि हैं। ठीक, कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध व अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। कथा साहित्य का मतलब जो कहानी लिखने के अलावा भी उन्होंने क्या किया है कि निबंध लिखे हैं, मतलब ऐसे लिखे हैं। उन्होंने ऐसे लिखे हैं एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। और मतलब इसके अलावा भी कुछ गद्य लेखन मतलब कहानियाँ भी उन्होंने लिखे हैं। फिर क्या है, प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। प्रेमचंद जो है वो साहित्य को वो सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उनका कहना है कि जो साहित्य है वो
सामाजिक परिवर्तन मतलब सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। उसके द्वारा, एक साहित्य के द्वारा सामाजिक में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। इस लाइन का पूरा मतलब ये है कि जैसे उनका गांव और शहर और उनका परिवेश, मतलब जैसे उनका रहन सहन था, उन्होंने अपने रहन सहन को, उसकी अभिव्यक्ति कथा साहित्य में मिलती है। मतलब उनकी अभिव्यक्ति कथा साहित्य मतलब कि उनकी कथा में जो है उनके गांव और शहर के परिवेश जो है उसमें मिलते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलित का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। अब क्या है उनकी रचनाओं के मूल विषय है, मतलब उन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादातर रचनाएं बनाई हैं अपनी। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, मतलब किसानों और मजदूर की स्थिति क्या थी उसके लिए। और दलितों का शोषण मतलब कि जो छोटे मतलब नीची जाति के थे, उनका शोषण जो था, उन्होंने इसे भी अपनी कहानी में मतलब दिखाया है। समाज में स्त्री की दुर्दशा, एक समाज में स्त्री कैसे रहती है, मतलब उससे समाज में क्या क्या झेलना पड़ता है, उसकी दुर्दशा को उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से दिखाया। और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। और स्वाधीनता आंदोलन के बारे में उन्होंने अपने रचना या फिर कहानी में बताया है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार मतलब प्रेमचंद जो कहानियाँ लिखे हैं, उनका संसार जो है बहुत व्याप्त है, बहुत फैला हुआ है। उनमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी, उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। इनकी जो मतलब कि कहानियाँ हैं या फिर कथा साहित्य हैं, उनमें मनुष्य का ही वर्णन नहीं, वे अपने कहानियों में पशु पक्षियों का भी वर्णन है। जैसा कि जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे वो है दो बैलों की कथा। तो उसमें क्या है जानवर ही आए हैं, जानवरों पे वो पूरी कहानी आधारित है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो मतलब प्रेमचंद अपनी कहानियाँ जो लिखते थे उसमें क्या करते थे, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप लिखते थे। और संक्षेप में कहना प्रेमचंद लेखन की प्रमुख विशेषता है। और सीधा सरल भाषा उन्हें लिखना में मतलब उनकी विशेषता ही है कि वो सीधा सरल और ऐसे लिखें जैसे जिसे लोग पढ़ें और उन्हें समझने में आसानी हो। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उनकी भाषा जो है वो सरल है और सजीव, ऐसे लगता है कि जैसे उनकी भाषा ही मतलब किसी भी ऐसी भाषा रहती है जो निर्जीव चीज़ है उनमें भी उसको भी सजीव बना देती है। एवं मुहावरेदार है और उसमें क्या है, मुहावरे भी हैं। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया मतलब कि
कि जो लोगों में प्रचलित है, जिसे लोग ज़्यादा जानते हैं, जो सभी लोगों से परिचित शब्द हैं, उन्होंने उसी का प्रयोग किया है। शब्द का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। और दो बैलों की कथा, इसका मतलब एक ओवरव्यू है जिसमें दो बैलों की कथा का पूरा मतलब कुछ कहानियाँ दी गई है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने क्या किया? किसान समाज और पशु, कृषक समाज और पशु, जो किसान का समाज होता है और पशु होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है या फिर उनके बीच में जो संबंध है, वो एक दूसरे के प्रति कैसा संबंध दिखाते हैं, उन्हीं के बारे में दो बैलों की कहानी के माध्यम से वर्णन किया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, मतलब स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। और ये कहानी जो है वो किससे जुड़ी हुई है? आज़ादी के आंदोलन की भावना से। जो आज़ादी है वो भी तो मतलब बहुत कठिनाई से मिली है। वैसे ही यहाँ बताया गया है कि जो स्वतंत्रता होती है वो बार बार संघर्ष करने से मिलती है, बहुत सहज नहीं मिलती, मतलब बहुत आसानी से ही नहीं मिल पाती। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। इसके लिए उन्होंने मतलब क्या किया? हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग किया है। इस कहानी में मतलब हमें यह पढ़ना है कि कैसे मतलब किसी को स्वतंत्र रहना है तो मतलब उसे स्वतंत्रता बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, उसे उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि हम इस कहानी में पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, जब उसको पूरा हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हीरा मोती हैं उन्हें भी मतलब स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। So please like, share and subscribe.